हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? लास्ट क्लास में हम गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। और वो जो फोर्थ एप्लीकेशन था, मैंने कहा था कि बेटा वो आपके कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। और उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो और एस्पेक्ट्स लगते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए और एस्पेक्ट्स लगते हैं, उसके लिए मैं आपको एक और स्पेशल केस करा रहा हूं। अब ये स्पेशल केस बेसिकली किसका है? ये स्पेशल केस है उसी फोर्थ एप्लीकेशन का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है। मतलब वो तो आपका एप्लीकेशन था, और अब जो हम पढ़ेंगे उसके स्पेशल केस पढ़ेंगे। ये जो स्पेशल केस के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आपको, अगर आप इसको नहीं समझे ढंग से या आपने इसको अटेंटिवली नहीं समझा, तो ये पक्की बात है बेटा कि आपको कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल में बड़ी तकलीफ होने वाली है। ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि चीजें मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल हम उसे बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, एक बार इसको ढंग से आप समझेंगे। तो अब हुआ क्या, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा क्योंकि वहां से इसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास से उसमें यह था कि एक शीट थी हमारे पास ऐसे, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और मैंने बताया था कि उस पॉजिटिवली चार्ज शीट पर जब आप चार्ज डालोगे तो चार्ज इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। उन्हीं दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल डायग्राम बनाया था। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस करी हो, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास आप जरूर देख लें। वो क्लास देखने के बाद ही आपको आज की क्लास 100% समझ में आएगी। तो अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस साइड को हम निकालते हैं, जो फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होकर आया था वो था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट एट इट्स वन सरफेस, यानी कि सिर्फ इसकी एक साइड पर इतना होता है। अगर मैं इसको और इसको दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? तो मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं दोनों तरफ का ऐड करता हूं। ठीक है, लेकिन सिंगल साइड पर कितना होता है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्मली चार्ज जो शीट थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास अगर ये शीट है तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो सिर्फ एक तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि यहां से हम इसको कैसे समझेंगे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, वो क्या था कि स्पेशल केस ऑफ थिन शीट ऑफ चार्ज था, जिसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, या यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल शीट। मैं सिंपल इसको पैरेलल शीट कह देता हूं। अब समझिए क्या है इसके अंदर। पैरेलल शीट का मतलब पता है क्या होता है? डायग्राम में भी आप बनाएंगे नहीं, पहले समझेंगे, फिर मैं इस डायग्राम को सिंपलेस्ट वे में बनाऊंगा। पैरेलल शीट का मतलब ये होता है कि मैंने दो शीट रख दी। भाई पैरेलल होने के लिए कम से कम दो तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये शीट पैरेलल रखी कैसे? देखिए, एक शीट ये हो गई, एक शीट ये हो गई, ये दोनों पैरेलल है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो भी ये पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल शीट है, यानी कि एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आप सोच के देखिए, मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो कैसा बना रखा है। वो डायग्राम ऐसा बना रखा है कि उसमें आपको ये शीट ऐसे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी टिल्ट। इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप इस वाली शीट का फ्रंट पार्ट देख पा रहे हैं लेकिन बैक पार्ट नहीं देख पा रहे। इस वाली शीट का ये पार्ट देख पा रहे हैं लेकिन बैक पार्ट नहीं देख पा रहे। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा डायग्राम बनाया जाए जिसमें हम इसके चारों पोर्शन देख पाए। चारों का मतलब लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी, पहली शीट का, और दूसरे वाले का भी लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, ये हम देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। ध्यान रखना, डायग्राम तो यही है, दो शीट्स ऐसी हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ना बना के ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल सीधे। तो वो कैसा नजर आएगा? देखो, ये नजर आएगा ऐसे।
दो शीट्स पैरेलल, और इसमें दोनों तरफ को पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव चार्ज शीट पे देंगे तो दोनों तरफ आएगा ना, एक तरफ थोड़ा आएगा, कंडक्टिंग शीट है, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। तो क्या पता लगा? पता ये लगा कि हमने ये जो दोनों शीट्स थी उसको हमने ऐसे रख दिया ताकि मैं इसके दोनों पार्ट देख सकूं आगे पीछे के, और इसके भी दोनों पार्ट देख सकूं आगे पीछे के। ये हुई बात। तो डायग्राम इस तरीके से हुआ, पता लग गया डायग्राम? ठीक है, अब आगे सुनिए। हमारा टारगेट ये है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दीज पैरेलल शीट्स। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, कहां? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पे निकाला जा सकता है इन दोनों की वजह से? सोचो कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाला जा सकता है, कितनी जगह पे? एक निकल सकता है यहां पर, इसको मैं बोलता हूं रीजन 1, रीजन 1। एक मैं लिखता हूं यहां पर रीजन 2, और एक मैं लिखता हूं यहां पे रीजन 3। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीजन। ओके, अब सुनो, इन तीनों रीजन पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको हम कैसे निकालें? हमने एक चीज जरूर सीखी है कि जो चार्ज शीट होती है हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स आता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब हमने कैसी शीट बनाई है? पॉजिटिव चार्ज बनाई है दोनों। ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज शीट आप समझ जाएंगे तो मैं आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का केस बताऊंगा, और वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। वहां पर आपको एक बेसिक लॉजिक पता लगेगा उसका। देखिए फिर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आया, पॉजिटिव है तो इससे अवे आएगा, ठीक है। और मैं इस शीट को मानता हूं 1, इस शीट को मानता हूं 2, ताकि बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड रहे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी शीट के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट शीट थी, ये सेकंड थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा E1। E1 क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट। और पता है किसकी वजह से यहां पर आया? ये सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से आया। देखो, बहुत गंभीर बात है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर फेसिंग है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। आ गया? ओके। अब बात करते हैं इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा। अब जो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव इधर की ओर फेस कर रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर। इसको मैं अगेन E1 लिखता हूं। पता लग रहा है मैंने इसको E1 क्यों लिखा? इसको मैंने E1 इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट शीट की वजह से है। फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो गया, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव चार्ज था, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बात करता हूं कि सेकंड शीट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा। सेकंड शीट में ये जो पोर्शन है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर की ओर। इसको मैं लिख रहा हूं E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट। अब इस वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर आएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? E2। पता लगा? 2 E1 है और 2 E2। 2 E1 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट शीट पे इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो इधर वाले चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाले चार्ज की वजह से उधर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एंड दूसरे केस में, सेकंड केस में क्या था कि यहां पर E2 भी इधर की ओर और E2 भी इधर की ओर, दोनों तरफ को चला गया बाहर की ओर, ठीक है। अब टारगेट क्या है? मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना आएगा इन दोनों शीट्स की वजह से। तो पहले आपको ये चीज समझनी है कि अगर ये भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अभी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? चलो इन दोनों में बताओ, E1 में क्या डिफरेंस है? दोनों के दोनों सेम शीट की वजह से ही है, ऑलमोस्ट सेम चार्ज की वजह से है, तो फिर दोनों में मैं डिफरेंशिएट करूं कैसे? डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि मैं यूज करूंगा साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने ऑप्टिक्स में यूज करे थे क्लास 10th के अंदर। डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव आता है, लेकिन रट लेते थे बच्चे क्या कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो चलो फिलहाल उस रटी हुई नॉलेज के हिसाब से हम चल लेते हैं कि लेफ्ट साइड वाले को हम नेगेटिव बोलेंगे। तो बेटा ये लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, E2 को देखो नेगेटिव, यहां चेक करो यहां पे क्या है, ये इधर की ओर जा रहा है पॉजिटिव, ये उधर की ओर जा रहा है पॉजिटिव। तो जो लेफ्ट में आया उसको मैंने नेगेटिव कर दिया और जो राइट में थे उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब पता है एक समस्या हो रहा है अभी। एक क्या समस्या है? समस्या ये है बेटा कि इस रीजन में, सेकंड रीजन में
आपने फर्स्ट और सेकंड शीट दोनों का आपने इफेक्ट देख लिया। E1 फर्स्ट शीट के हिसाब से हो गया, E2 सेकंड शीट के हिसाब से हो गया। लेकिन ये जो रीजन है रीजन 1 और जो रीजन 3 है, यहां पर हमने सिर्फ एक ही शीट की बात करी। अब इसको हमको समझना है क्या, समझिए। ये जो मेरा फर्स्ट रीजन है ना, आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से हो सकता है, कौन कौन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ला सकता है। एक तो ला सकता है ये, क्योंकि ये इधर की ओर फेस कर रहा है, और एक ला सकता है ये, क्योंकि ये भी इधर की ओर फेस कर रहा है। आप सोचिए, आप सोचो, आपकी तरफ को मैं फेस करके दिखाता हूं। ये मेरे पास दो पैरेलल शीट है और ये मेरे पास, ऐसे मैंने इसको रख दिया। अब आपकी तरफ को कौन कौन है, आपकी तरफ को एक तो ये पोर्शन है, और जो पीछे शीट है ना, उसका ये जो पोर्शन दिखाया रहा है, ये भी आपकी तरफ को है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पोर्शन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगा, और जो पीछे वाली शीट है, दूसरी शीट, उसके इस फेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आएगा। यानी कि दोनों मिलके आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। हाँ, जो इसके पीछे वाला पार्ट है उसका इफेक्ट आपके पास नहीं आया, क्योंकि वो आपके उल्टी साइड पर है। ठीक है, आपके सामने जो होगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, लेकिन जो पीछे की ओर मुंह घुमाए हुए उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ढंग से इसको देखना, ये जो मेरा फर्स्ट रीजन है, इस पे ये भी फेसिंग है, इस वाली शीट का ये पार्ट इसको फेस कर रहा है, और सेकंड वाली शीट का ये वाला पार्ट इसको फेस कर रहा है, ये। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया वो आ गया E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा E2। पॉजिटिव से बाहर और इस वाले पॉजिटिव से भी बाहर, मतलब फर्स्ट वाली शीट का इफेक्ट भी आ गया इस वाले पोर्शन के हिसाब से, और सेकंड वाला का भी इफेक्ट इधर की ओर आ गया। अब जरा थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रीजन पे क्या हो रहा है। इस थर्ड रीजन पे इस वाले पार्ट का फेसिंग है, यानी ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इसको हमने E2 बोल दिया। और इस वाली शीट का कौन सा पार्ट उधर फेस कर रहा है, इस वाली शीट का ये पार्ट फेस कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अगर उधर की ओर फेस कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों उधर की ओर फेस कर रहे हैं, तो इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जाएगा वो जाएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि E1। यानी कि E1 और E2 यहां भी होंगे, E1 E2 यहां भी होंगे, और E1 E2 यहां भी होंगे। बस डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया डायरेक्शन का, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर इसका पॉजिटिव से भी अवे जाएगा और इसके पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। बीच वाले में क्या हुआ, बीच वाले में क्या हुआ, इस वाले पॉजिटिव से अवे और इस वाले पॉजिटिव से इधर अवे, दोनों उल्टे हो गए। थर्ड वाले में क्या हो गया, इस वाले पॉजिटिव से अवे और इस वाले पॉजिटिव से भी अवे। तो जो फेसिंग साइड से सिर्फ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ, डायरेक्शन मैंने बताया था कि लेफ्ट वाले को सबको मैं नेगेटिव मान लूंगा और राइट वाले को सबको पॉजिटिव। तो ये मेरा जो फर्स्ट रीजन है, E1 नेगेटिव, E2 नेगेटिव, E2 पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव, बोथ आर इन द राइट डायरेक्शन। यहां पे क्या था, राइट में E1 है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में E2 है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना है हर रीजन पे E1 और E2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, किसकी कौन सी साइड फेसिंग है उसके हिसाब से मुझसे देखना होता है। अब बहुत आसान है, आपको पता है किस तरीके की चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर। मैंने आपको बताया था कि वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर कौन सी चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे, सरफेस एरिया पे या वॉल्यूम पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस एरिया पे। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी शीट थी, चार्ज पूरी इसकी सरफेस के ऊपर है, वॉल्यूम में नहीं है, सरफेस पर है। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी को मैं मान लेता हूं सिग्मा 1 और यहां पे चार्ज डेंसिटी को मान लेता हूं सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कितना चार्ज इसके पर यूनिट एरिया पे आता है, और यहां पे भी कितना चार्ज इसके पर यूनिट एरिया पे आता है। मैंने जानबूझ के इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखा है। स्पेशल केस में सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन अलग भी तो हो सकते हैं, तो मैं उसको डिफरेंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर वो सेम होंगे तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, कि दोनों पे चार्ज और एरिया अगर बिल्कुल बराबर हो तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बिल्कुल बराबर होंगे। तो अभी मान लेते हैं कि लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट शीट इज सिग्मा 1 एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड शीट इज सिग्मा 2। अब सुनो, अब मैं लिखता हूं एट रीजन 1। ढंग से समझना बच्चे, पहले ढंग से समझना जरूरी है, बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है। एट रीजन 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E आएगा हमारे पास, वो कैसे आएगा, वो मेरे पास माइनस के E1 माइनस के E2 से आएगा। ऐसा कैसे होगा, आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर ऐड होंगे यहां पर, तो ऐड होने का तरीका क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप
जब ऑप्टिक्स करते थे क्लास 10th में, तो आपको दे रखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, तो आप u की जगह 25 ना रख के माइनस का 25 रखते हैं। उसी तरीके से साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी है, दोनों माइनस के होंगे तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास अब इनकी वैल्यू रखनी है। E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था? फर्स्ट शीट के सिर्फ एक सरफेस की वजह से। और आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट में एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, रिकॉल कराया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां लिखता हूं मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके राइट। अब क्योंकि E1 है और E1 वाला जो था वो इस वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ना होके सिग्मा 1 है, तो मैं यहां सिग्मा 1 लिख लूंगा। अब इसके लिए बात बताओ क्या होगी। E2 का मतलब ये भी सिर्फ एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 और E2 जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वो शीट के दोनों तरफ की वजह से नहीं निकाले हैं, सिर्फ एक सरफेस की वजह से निकाले। इसका एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इसका एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो सिंगल सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया। तो फर्स्ट के लिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, सेकंड के लिए सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर इन दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते, मान लो दोनों सिग्मा 1 भी सिग्मा होता, सिग्मा 2 भी सिग्मा होता, तो क्या करते? सिग्मा 1 की जगह यहां सिग्मा रख देते, सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा रख देते, तब सॉल्व कर लेते इसको। ठीक, तो अब ये कितना आता है? माइनस का 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मेरे पास आ गया ई फर्स्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन 1 रीजन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया। अब बात करते हैं कि सेकंड रीजन पे क्या आएगा। अब आप बहुत आराम से इसको बता सकते हैं। मैं लिखता हूं एट रीजन 2, एट रीजन 2 पे क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं लिख देता हूं E2। देख के बताओ क्या होना चाहिए। डायग्राम में देख के पता लग रहा है कि E1 जा रहा है राइट साइड में और E2 जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो दोनों माइनस हो जाने चाहिए। तो बस सीधी सी बात है, मैं लिखूंगा E1 माइनस E2, सीधा सीधा जो उनके साइन है सीधा पुट कर दो। मतलब जिसका जो साइन दिख रहा है मैं सीधा उसको पुट कर रहा हूं। ये दोनों माइनस में थे, दोनों माइनस में पुट कर दिए। ये दोनों एक प्लस में था एक माइनस में था, तो एक प्लस एक माइनस में पुट कर दिए। अब जरा वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास E2 कितना निकल के आता है? E2 निकल के आता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर E2, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकंड रीजन। ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था। अब मुझे उम्मीद है कि थर्ड आप बहुत आराम से बता देंगे। बताओ थर्ड में मुझे क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? क्या करना है? ऐड करेंगे। क्यों? दोनों के डायरेक्शन सेम है। ओके, तो अब मैं अगर लिखता हूं, इसी को मैं आगे कर दूं यहां पे। चलिए एक काम करता हूं, मैं इस हेडिंग को यहां से मिटाता हूं और थर्ड वाले को भी यहीं सॉल्व कर लेता हूं। बस 2-3 लाइन लिख दी। मैं जानबूझ के फर्स्ट, सेकंड और तीनों को बोर्ड पे एक साथ लिखना चाहता हूं, इसलिए कि हम कंपेयर कर सकें इनको आपस में। तो मैं लिखता हूं एट रीजन 3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं E3 लिख लेता हूं। वो कितना आएगा? E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या रखनी है आपको? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या रखनी है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए आपको सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो अब इसको सॉल्व करके कितना आया? फाइनली सॉल्व करके आया मेरे पास E3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कंपेयर करो जरा रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट और थर्ड को देखो जरा। फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ माइनस आगे आगे और वहां प्लस था। सेकंड वाले में दोनों में माइनस हो रहा है। अब हुआ क्या? फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में भी क्या हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, और थर्ड वाले में भी सेम डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों ऐड होंगे ऑब्वियसली, इधर वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इधर वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों का आंसर सेम है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या था? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट होना था, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। ये बेसिकली स्पेशल केस का भी स्पेशल केस है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो हमने फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसका ये स्पेशल केस है कि दो पैरेलल शीट अगर दे रखी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी शीट पे, अगर ये शीट ऐसा है, इस पे मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, और मैं सिर्फ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ नीचे,
तो फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस वाले पार्ट की वजह से आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा, इससे घूम के थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, जो फेसिंग होगी सिर्फ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पीछे से घूम के नहीं आ सकता इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है बेटा, राइट। अब ये तो था हमारे पास कब, ये हमारे पास तब केस था जब आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज शीट थी। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज शीट हो तब क्या होगा। चीजें बिल्कुल ऐसी ही हैं, और इवन मैं ये कहूंगा कि मैं इस डेरिवेशन को अगर नहीं भी मिटाऊं ना, सिर्फ इसके अंदर करेक्शन कर दूं हल्का सा, तो हमारा नेक्स्ट केस हो जाएगा। अब वो कैसे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको कि इसको डायग्राम को दोबारा से जरूर बना लीजिए एक बार, क्योंकि डायग्राम ही कंसेप्ट को क्लियर करता है। और जब आपको न्यूमेरिकल करेंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे सॉलिड एग्जांपल मिल जाएंगे, तो वहां पर डायग्राम ढंग से समझ में आना चाहिए। डायग्राम नहीं समझोगे तो फिर चीजें नहीं होंगी। ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो पिछले डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम से वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो इस बार मैं क्या करता हूं, इसकी चार्ज डेंसिटी को लिखता हूं सिग्मा 1, ठीक है, इक्वल टू प्लस सिग्मा। ठीक, या चलो इसको मैं सिग्मा 1 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं माइनस का सिग्मा 2। पता लग रहा है क्या हो रहा है, सिग्मा 1 और माइनस का सिग्मा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये, और यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीजन। अभी तक पिछले वाले डायग्राम और इस डायग्राम में आपको डिफरेंस पता लग गया। जो हमारा लास्ट डायग्राम था उसमें दोनों की दोनों पॉजिटिव शीट थी, और इस बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर में क्या होता है, ऐसे दो प्लेट होती है, और उसमें एक प्लेट होती है अंदर से पॉजिटिव और एक पे होता है अंदर नेगेटिव चार्ज। तो ये केस कुछ ऐसा ही बनता है, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो कैपेसिटर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहां पर आप पढ़ेंगे ना, वहां डेरिवेशन ही पढ़ेंगे, उसका सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा पढ़ेंगे वहां पे, उसका डेरिवेशन ये है कि वो आता कैसे है, वरना वहां पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, रटते रहेंगे। कुछ बच्चे रटते रहते हैं, फॉर्मूला पता है लेकिन ये पता नहीं आया कहां से। और अगर आपको ओरिजिनेशन नहीं पता ना किसी चीज का, तो आप ये समझ लें बेटा कि फिर वो आप डेप्थ में जा ही नहीं पाओगे। जहां एक डेप्थ में क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे वहीं फंस जाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन जहां हल्का सा कंसेप्ट आएगा वहीं अटक जाओगे। तो इसलिए हर चीज का ओरिजिनेशन जानना जरूरी है कि वो कहां से आया था। तो अब सुनिए, यहां पर मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं अलग से पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही था। मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स करूं कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेट की वजह से कहां आएगा। चेक करिए, बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत ढंग समझिए। सबसे पहले तो मैंने इस पॉइंट पर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगा, कौन कौन इसकी तरफ अपना मुंह घुमाए हुए है। इसकी तरफ किसका मुंह है, इसकी तरफ दो चीजों का मुंह है, एक तो मेरे पास इसका मुंह है और एक इसका मुंह है, समझ रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी तरफ मुंह घुमाए हुए, और ये नेगेटिव चार्ज भी इसकी तरफ मुंह घुमाए हुए। मुंह तो उसी की तरफ है ना, लेकिन इसका और इसका मुंह उसकी उल्टी साइड पर है। इसका मतलब ये निकलता है कि इस पॉइंट पर इसके और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब वो कैसे आएगा, देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर, इसको मैं लिख देता हूं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स इट, यानी कि टुवर्ड द प्लेट। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, इसको मैं लिखता हूं E2। तो E2 इधर हो गया और E1 इधर हो गया। पता लग रहा है, E1 हो गया इस वाली प्लेट की वजह से, इससे अवे, और इस नेगेटिव वाले की वजह से E2 हो गया उसकी तरफ। ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड पे क्या, सेकंड वाले के पास इस वाले रीजन में किस किसने अपना मुंह उसके सामने किया हुआ है, किस किसने मुंह सामने किया। एक तो इसको पहले मिटा देता हूं मैं, इस वाले रीजन पे एक तो इसका मुंह है और एक इसका मुंह है।
इन दोनों ने अपना फेस जो है वो इस तरफ को किया हुआ है, रीजन 2 की तरफ किया हुआ है। तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रीजन 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे फ्रॉम इट, यानी कि इसको मैं लिखता हूं E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी उसकी तरफ ही जाएगा। देखो पॉजिटिव से तो अवे हो गया और नेगेटिव से टुवर्ड्स इट, तो इसका मतलब दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। पॉजिटिव से दूर जाने की वजह से इधर चला गया और नेगेटिव की तरफ जाने की वजह से इधर चला गया, दोनों ही केस में सेम आ गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस पे यानी कि थर्ड वाले रीजन पे किस किस ने अपना मूव कर रखा है, किस किस ने अपना फेस उधर की ओर कर रखा है। थर्ड रीजन पे एक तो इसका फेस है इस वाले पार्ट का, और एक इस वाले पार्ट का फेस है। देख रहा है, ये नेगेटिव भी उधर फेस करे हुए और ये पॉजिटिव इधर फेस किए हुए। तो मैं इस नेगेटिव की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा इसकी तरफ, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि ये कौन सी प्लेट की वजह से था, 2 की वजह से, इसलिए इसका नाम है E2। अब बात करते हैं इस पॉजिटिव वाले का। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर जाएगा अवे, तो यहां पर जो बाहर जाएगा तो मैं इसको लिखूंगा E1, क्योंकि ये पहले चार्ज की वजह से था, पहली शीट की वजह से था। तो मैं इसको यहां ना लिख के इसको ऐसे बना देता हूं, ये E1 उधर चला गया, E2 इधर चला गया। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाने चाहिए और कहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर बात है। यहां पर दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या आता है। मैं सीधा सीधा अगर रिजल्ट यूज करूं तो मेरे पास जो E फर्स्ट था, E फर्स्ट, उसमें क्या आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2। अच्छा, यहां पर E2 माइनस E1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कौन बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, तो E1 माइनस E2 आ गया। वैल्यू रख देता हूं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे वैल्यू रख देता हूं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ध्यान रखो, जब भी गॉस थ्योरम का फोर्थ एप्लीकेशन आता है एग्जाम में करने के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का, तो उसके साथ ये केस जरूर पूछते हैं, दोनों पॉजिटिव शीट या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये डेरिवेशन का ही पार्ट है, कंटिन्यूएशन में पूछ लेते हैं, तब जाकर डेरिवेशन बड़ा होता है। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये E फर्स्ट हो गया। E सेकंड की बात करो, सेकंड रीजन पे क्या आएगा, सेकंड रीजन ये रहा, वहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां से आपके पास 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये था हमारे पास E2। और अगर E3 की बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में क्या है बेटा, ऑपोजिट है, तो हमारे पास क्या आएगा, E1 माइनस E2। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो उल्टा भी हो सकता है, E2 माइनस E1 भी हो सकता है। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब जरा चेक करो कि रिजल्ट क्या है। इस बार भी फर्स्ट और थर्ड का आंसर सेम है, वो पिछले वाले केस में भी सेम था जब दोनों शीट पॉजिटिव थी, और जो सेकंड हमारे पास है उसमें अलग है। एक्चुअली क्या था कि जो पिछला केस था, लास्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आंसर में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 फर्स्ट में भी था और थर्ड में भी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, लेकिन यहां सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था। वो आप इस वीडियो के रिपीटेशन में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर जरूर करना, कंपेयर नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आप दोनों शीट जब पॉजिटिव थी तब क्या था और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थी तब क्या था, दोनों को कंपेयर जरूर करना। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब इसका एक बड़ा छोटा सा स्पेशल केस है। वो क्या स्पेशल केस है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी और आंसर आ जाएगा, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वो ये था कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब सिग्मा 1 जो था वो प्लस सिग्मा ही रहेगा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यानी कि मैं सिग्मा 1 की जगह अगर सिग्मा रख लूं और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, अगर मैं इन दोनों को ये कर देता हूं तो क्या होता है, पता लगा, सिग्मा 1 की वैल्यू भी सिग्मा
और सिग्मा 2 की वैल्यू भी सिग्मा, माइनस तो साइन खैर उसके नेगेटिव वजह से आ जाएगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की जगह सिग्मा पुट कर देना है। तो अब क्या होता है देखो, when both sheets have equal charge density, both sheets have equal charge density, तो उस केस में क्या है, आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों को सिग्मा रख देना है। साइन में ऑलरेडी यूज किया हुआ हूं, इसलिए मैं सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा नहीं रखूंगा, क्योंकि उस साइन को मैं ऑलरेडी यूज किया हुआ हूं यहाँ पे। तो अब क्या आता है, अब देखो ई फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यहां से सीधा फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह आपके पास सिग्मा ही रखना है और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा ही रखना है, तो आंसर कितना आएगा 0। ई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट काम आएगा कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ध्यान रखना 0 सिर्फ तब होगा जब इन दोनों शीट की चार्ज डेंसिटी बराबर है, अगर ये बराबर नहीं होती तो 0 नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस के लिए मैं सिर्फ सेकंड केस का फॉर्मूला रख दूंगा, वो था हमारे पास E2। E2 कहां निकाला, ये निकाला हमने 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा रखना है और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा रखना है, तो क्या आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मीनिंग क्या पता लगा, मीनिंग ये पता लग गया हमको कि सेकंड वाले रीजन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये निकल के आती है, सेकंड वाले रीजन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप सीधा ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों बिल्कुल बराबर चार्ज के होते हैं। ठीक है, अब E3 थर्ड रीजन पे देख लो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा उसका। थर्ड रीजन में जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह सिग्मा रखना है और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा रखना है, तो ये आ जाएगा 0। तो मीनिंग ये निकलता है कि इस केस के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, और ये तब होगा जब ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ये पॉजिटिव का सिग्मा और ये नेगेटिव का सिग्मा। तो ध्यान रखनी है इन दिस केस the region outside the parallel plate capacitor is 0, that means the electric field outside the parallel plate capacitor is 0 and inside it is sigma upon epsilon naught। ये चीज प्रूव करने को आती है और क्वेश्चन अलग लैंग्वेज का है। अब सोचो ये क्वेश्चन कितना अजीब क्यों हुआ, आपको बताता हूं। चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, वो आपको बाद में पता लगेगा कैपेसिटर्स क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी मैं शुरू कर दूंगा चीजों को। लेकिन वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूव दैट the electric field outside the plate of parallel plate capacitor is 0 and inside it is sigma upon epsilon naught। prove that। क्वेश्चन हुआ चैप्टर नंबर 2 का, सॉल्यूशन कहां है चैप्टर नंबर 1 में। बच्चे को इसलिए नहीं पता लगता इसके बारे में, वो चैप्टर नंबर 2 में ढूंढ रहा होता है इसका सॉल्यूशन, और चैप्टर नंबर 2 में इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक कांसेप्ट तो यहां से शुरू होता है कि उसमें चार्ज किस तरीके से, चार्ज की कंडीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कैसा होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, प्रूव कर दिया हमने, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन ये था, ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा और उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अच्छे ऑर्डर का क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार मेरे बताने से पहले आप पढ़ लें, फिर मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों का डाउट है, और मैं श्योर हूं कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों का डाउट होगा, 90%, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है, और अब होना चाहिए। और अच्छा नहीं है डाउट, इट्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर डाउट नहीं आया तो, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑर्डर यही है कि यहाँ डाउट आता ही है, लेकिन जब मैं आपको उसको बता दूंगा इट विल बिकम लॉलीपॉप। रटोगे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, और ये वो क्वेश्चन होगा जो IIT में भी पहले आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है और आपके स्कूल में भी आएगा।
ठीक है, जरूरी चांस होता है कि साल में एक बार कभी किसी एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है इसलिए स्कूल में आना ज्यादा चालू हो गया। पहले समझते थे कि थोड़ा हायर ऑर्डर है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड में आ गया। इस साल नहीं आया, कुछ सालों पहले आया, लेकिन ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, उसकी कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़े तो आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दे रखा है लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल, और उसके पीछे कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा आपके, ताकि आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये आपको आ जाए अपने आप से। अगर आपको ये अपने आप से आ गया तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। ठीक है, और नहीं आया तो आप अपने आप को लकी समझ लिया कि मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्वेश्चन है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। पता है अर्ली मॉडल ऑफ एटम क्या था? सबसे पहला जो आपने एटम का मॉडल सुना है वो आपने ये सुना है कि वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं ना, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं एटम के अंदर। सुना है ना, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से सुना होगा। ठीक है, कि वाटरमेलन के सीड्स के हिसाब से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, और न्यूक्लियस कहीं बीच में होता है। ये था अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इसका हमारे क्वेश्चन से क्या मतलब है, क्योंकि जब अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम बोल दिया तो आपको ये समझना जरूरी है कि अर्ली मॉडल ऑफ एटम था क्या। उसमें क्या था कि आपके पास बीच में एक न्यूक्लियस है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर है न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन के सीड की तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे क्या पूछा, ये तो थी केमिस्ट्री। अब फिजिक्स में क्या पूछा और इस चैप्टर से इसका लिंक क्या बना? आपसे ये पूछा है कि आपको मैं एक पर्टिकुलर रीजन दे देता हूं, यहां पे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम बताना है, और एक आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम। इस एटम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें जो हल्का सा ट्विस्ट है वो सिर्फ अंदर वाले पार्ट के लिए है। सरफेस पे निकालना बहुत आसान काम है और आउटसाइड निकालना बहुत आसान काम है। बस एक बेसिक कंसेप्ट जो सारे एटम की थ्योरी में चला है, अब तक सारे एटॉमिक मॉडल की थ्योरी में चला है, वो ये है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। और एटम एज अ होल न्यूट्रल अगर होता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाई चांस प्लस का 12 कूलम हुआ, प्लस का 12 कूलम हुआ, तो जितना नेगेटिव चार्ज है ना वो सारा मिला के माइनस का 12 कूलम होगा। ये बात पक्की है। फिर प्लस 12 कूलम और माइनस 12 कूलम ये मैं अपने हिसाब से ऐसे ही दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा इसका आंसर। लेकिन ये बात मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के पास था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तभी वो न्यूट्रल होगा। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक पॉइंट पर है एटम में, और उस पॉइंट का नाम है न्यूक्लियस। तो दिस इज अ सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। ये एटम का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, तो आपसे ये पूछा है, शॉर्टकट में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन का मीनिंग ये निकलता है कि आपको इनसाइड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बस एक चीज मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज के बताना चाहूंगा, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज से था उसको निकाल के लेके आना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब ये क्वेश्चन मैंने सुना तो मेरे दिमाग में पहले क्या चीज आनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एज अ गुड स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए ताकि मैं इसके सोल्यूशन को सही करने के लिए आगे बढ़ सकूं। वरना क्या होता है, बच्चा ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है और तुरंत छोड़ के आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता करना कहां से, स्टार्ट कैसे करना। सबसे मुश्किल होती है स्टार्ट हो गया तो फिर चीजें हो जाएंगी। अब सुनिए वो क्या है, वो ये है कि आपको ये पता है कि जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो एक सिंगल पॉइंट पर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर मैं सोचूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या मैंने कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सुना था, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुना था। तो मेरे दिमाग में आता है यस, मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुना था जब लेंथ के ऊपर चार्ज होता है, मैंने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुना था जब सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज होता है, और मैंने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुना था रो, जब मैं वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
तो अब मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इन तीनों में से ये किस टाइप का है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ पर है, सरफेस पर है, या वॉल्यूम में है? किस पर है? वॉल्यूम में। क्योंकि एटम जो होता है वो स्फेयर की तरह होता है, सर्कल की तरह नहीं होता। और अगर वो स्फेयर की तरह है तो इसका मतलब है चार्ज उसके अंदर अगर है तो वो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन हम गॉस लॉ में हमने पढ़ा था जो इस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है? कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। और मैंने आपको वो डेरिवेशन कराते हुए ये बोला था कि बेटा ये एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन को कर लोगे तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर वो नहीं किया तो इसको रटोगे, इसलिए उस डेरिवेशन को ढंग से करना, एक बार उसको रिकॉल करना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक बार इसको ट्राई करें, आपको ये पता लगे कि कितनी डिफिकल्टी आ रही है आपको उसके अंदर। और मैं जानता हूं कि अब जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टी आपकी कम हो जाएगी। अभी भी कहीं कहीं अटक सकते हैं, उसके लिए तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन एक बार खुद से इसको पढ़ोगे तो अच्छा। लेकिन शुरुआत कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन एक बार पूरा रिवाइज करना, उसके बाद आना इस क्वेश्चन पे, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि वहां जो कंसेप्ट लग रहा है वही कंसेप्ट यहां लग रहा है। तो मुझे यहां पे क्योंकि वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाना है, यानी कि रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करें एक बार घर पे। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ट्राई कैसे करना है। सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन ढंग से रिवाइज करना है, उसके बाद में आपको इसको करना है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, सबसे लास्ट सॉल्व एग्जांपल है चैप्टर नंबर 1 में, उसके बाद आपकी मेन एक्सरसाइज चालू हो जाती है। अगर एनसीईआरटी नहीं है बाय चांस तो आपको जितनी जो भी रिफ्रेशर बुक आपके पास है उसके अंदर ये पक्का क्वेश्चन दे रखा होगा, अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम, ऐसे नाम से उसकी स्टार्टिंग होती है, और जहां भी ये क्वेश्चन दे रखा होगा बगल में लिखा होगा एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, तो इसको आप जरूर ट्राई करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के साथ इसको डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ खतरनाक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन जो आप में से मैक्सिमम बच्चों को डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने नहीं बताया तो आप उसको पहली बार करेंगे, आपको जनरली नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो खतरनाक क्वालिटी के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके ऊपर के टॉपिक का। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत ध्यान रखिए और बहुत एनर्जी फील करो यार, सुस्त मत रहो, सुस्ती छोड़ो धीरे धीरे करके, नहीं तो जैसे स्कूल खुलेंगे ना बेटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।